बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा एहतशाम। वज़ीर खजाना असद उमर ने आखिरकार वो ऐलान कर दिया जिसकी माजी में वो मुखालफत किया करते थे। वही नहीं बल्कि उनके कप्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस अमल की मुखालफत किया करते थे, लेकिन फिर यू टर्न का वक्त आ गया और एक बड़े लीडर की तरह यू टर्न ले भी लिया गया। इस वक्त असद उमर और इमरान खान गुज़श्ता हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम पर कड़ी तनकीद करते रहे। एक वक्त में वो क्या कहते रहे, जरा पहले आपको ये दिखाना है। को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। हुकूमत कह रही है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स एवेजन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की, बत्ताखोरी की और उसके बाद पैसा वो बाहर लेके चले गए मुल्क के, सरकार उनको दावत देती है कि आप इस इस्तिस्ना स्कीम का इस्तेमाल करें, 2% के ऊपर तमाम काला धन अपना सफेद करा लें, कोई आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा और कोई आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। असद उमर ने तो एमनेस्टी स्कीम को काला धन छुपाने वालों के लिए एक सोची समझी मंसूबाबंदी करार दिया था। उन्होंने अपनी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमनेस्टी स्कीम पर खूब वार किए थे। स्कीम को मुस्तरद करते हैं और जैसे उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला अगर अगले वजीर आज़म इमरान खान हुए तो ये जो भी काला धन इस स्कीम के तहत सफेद करने की कोशिश करने जा रहा है, ख्याल रखना ये स्कीम रिवर्स की जाएगी। जबकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो वो इस एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने वालों को बेनकाब करेंगे और उनका एहतसाब भी करेंगे। तो आप अब दावत दे रहे हैं कि क्योंकि बाहर कहीं दुनिया में छुप नहीं सकता चोर, और जिसने करप्शन की, जिसने दौलत लूटी, जिसने कौम का पैसा चुराया, तो उसके लिए हम दरवाजे खोल रहे हैं कि पाकिस्तान में आके उस पैसे को पाक कर दे। ये किस किस्म का मजाक है पाकिस्तान की कौम के साथ? इसी नाम के ऊपर वन टाइम कहते हैं जी एक दफा की स्कीम है। और अब फिर हुआ ये कि इन्हीं की हुकूमत आ गई और सब कुछ बदल गया, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि असद उमर ने वज़ीर खजाना बनने के बाद भी एमनेस्टी स्कीम पर कुछ इस तरह शायराना अंदाज में जवाब दिया था। चैनल्स वगैरह पर देखा, एक बात चल रही थी कि आप एक और एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, इसमें क्या कितनी सदाकत है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लगे। There is no amnesty scheme under consideration right now. इमरान खान साहब ने इस कौम से रेवेन्यू कलेक्शन के जो दावे किए थे वो भी फिलहाल अधूरे दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि एमनेस्टी स्कीम लानी पड़ी और यू टर्न लेना पड़ा। Revenue as an emergency. All we need to do is fix the governance to fight corruption and collect taxes. So that is an emergency, collecting revenues. एक साल 4000 से मैं इंशाल्लाह आपको 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। FBR रेवेन्यू कलेक्शन में नाकाम रहा और वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार एक नई FBR बनाने की बात भी कर रहे हैं। बहरहाल वो असद उमर जो कहा करते थे कि टैक्स चोरों, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए एमनेस्टी दी जा रही है, एमनेस्टी स्कीम उनके लिए दी जाती रही है जिन्होंने लूट मार की और पैसे को बैरून मुल्क छुपा दिया। अब खुद असद उमर इन टैक्स चोरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर करम फरमाई फरमा रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, ये कोई पहली बार नहीं है कि एमनेस्टी स्कीम दी गई, आपके दौर में भी एमनेस्टी स्कीमें दी जाती रही और उन पर काफ़ी तनकीद भी होती रही। हम कोशिश करेंगे कि एहसन इकबाल साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद हो। आपको बताते चलें कि एमनेस्टी स्कीम ये कोई पहली बार नहीं, पिछले 7 साल में ये 5वीं एमनेस्टी स्कीम है जो कि दी गई है। लेकिन वही चीज़ कि एमनेस्टी स्कीमें तो दी जाती रही, लेकिन जिन नताइज को हासिल करने के लिए दी जाती, जिन मकासद को पूरा करने के लिए दी जाती नहीं, अब वो मकासद और नताइज जो हैं वो इससे हासिल नहीं हो पाए। और ये हुकूमत यानी PTI की हुकूमत जो कि बारहा इस चीज़ पर तनकीद करती रही। हमें याद है कि जब पिछली बार, जैसा कि हमने आपको दिखाया अभी कि पिछली बार जब मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम दी गई तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया PTI की जानिब से, जो कि उस वक्त अपोजिशन में थी, और उनका यही कहना था कि ये एक ढाल है, एक बिल्कुल ढाल है बचाने के लिए उन तमाम चोरों को जो कि यहाँ से पैसे लेकर गए। इमरान खान साहब भी इस हवाले से जो है वो काफ़ी बात किया करते थे। उन्होंने क्या कहा था वो भी दिखाते हैं आपको। जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात पर सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना हो। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आज की एक अहम खबर थी
क्योंकि असद उमर ने एक दफ़ा फिर से यूं टर्न लिया था इस तमाम सूरत हाल के ऊपर कि पहले उन्होंने तनकीद की जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि ये चोरों को और लुटेरों के लिए एक ढाल है, लेकिन अब वही असद उमर जो हैं वो इसका साथ देते हुए इसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, ये कोई पहली बार नहीं है कि एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है। पहले जब आप दिया करते थे तो हमने देखा कि यही लोग जो आप देने जा रहे हैं वो इस पर काफ़ी तनकीद किया करते थे। मुझे ये बताएगा कि जब आप लोग देते थे तो कोई फ़ायदा भी होता था इसका, क्योंकि खातिर ख्वाह नताइज तो शायद कभी भी इससे हासिल नहीं हो सके। देखिए, जब हमने एमनेस्टी स्कीम दी थी तो उसको कारोबारी हलकों ने बेहद सराहा था, पर बदकिस्मती से उसे पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने और असद उमर साहब ने फ़ौरन बाद इंतहाई कंट्रोवर्शियल कर दिया, बल्कि उसको वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने भी उसका नोटिस ले लिया। उससे फिर उन तमाम लोगों में जो उसके ज़रिए पाकिस्तान में पैसा लाना चाहते थे बेयकीनी पैदा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि एक वो बहुत अच्छा उस वक्त कदम था, उसके लिए बहुत सपोर्ट भी थी, लेकिन जो पोलिटिसाइजेशन की गई जिस तरीके से इमरान खान साहब ने और असद उमर साहब ने कि हम इन लोगों की तहकीकात करवाएंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये कैसे पैसा पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, उसका फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस ले लिया। उससे फिर एकदम अनसर्टनिटी जो पैदा हुई, उसने मतलूबा नताइज हासिल नहीं होने दिए। सही। तो एहसन इकबाल साहब, मुझे बताएगा कि अभी जो हुकूमत ने कदम उठाया है आप उसको सही मानते हैं, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस करते रहे हैं। आपने कहा कि कारोबारी हल्के बहुत खुश हुए थे, कारोबारी कम्युनिटी बहुत खुश थी इससे, तो आपको लगता है कि अगले आने वाले दिनों में इसके असरात नजर आएंगे और आप लोग अब इसमें कोई रुकावट हायल नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से की गई थी आपकी राह में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस स्कीम का कामयाब होना दरअसल हमारे उस पे सपोर्ट पे उसका दारोमदार नहीं है। इस स्कीम का कामयाब होना हुकूमत की पॉलिसियों पे उसका दारोमदार है। हुकूमत ने जो इस वक्त खौफ व हरास फैलाया हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तान के चोटी के कारोबारी हलकों को और ग्रुप्स को निशाना बनाया हुआ है, उनकी नाजायज़ दौलत के ऊपर नहीं बल्कि जो उनकी वाइट वेल्थ है उसके लिए भी जिस तरीके से उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है, ये जो पूरे मुल्क के अंदर खौफ व हरास की फ़ज़ा है, इसकी मौजूदगी में ये स्कीम मुझे ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आती। देखिए, जो भी कोई अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे एक अच्छा बीज है, उसके लिए एक ख़ास मौसम भी दरकार होता है जिससे वो कामयाब हो सके, लेकिन अगर आप उस मौसम के साथ उस बीज को नहीं बीजेंगे तो वो फल नहीं दे सकेगा। तो इस वक्त हुकूमत को कोई इक्तसादी तौर पर उसकी सिमत दुरुस्त नहीं है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि मुल्क की मईशत कैसे चलानी है। वो मुख्तलिफ जिसे कह लें हाथ पैर मार रही है, लेकिन उसके साथ उसी दलदल में धंसती जा रही है, चूँकि उनके पास कोई इकनॉमिक विजन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है मईशत कैसे चलती है। उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, जो डी चौक में वो तकरीरें करते थे, जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करते थे, जिस तरह से वो किरदार कुशी सबकी कर रहे हैं। तो इस नेगेटिव माहौल के साथ इस तरह की इंसेंटिव स्कीमें ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है। एहसन इकबाल साहब, माहौल नेगेटिव है, आपको स्कीम कामयाब होती नजर नहीं आ रही, मुआशरत का हाल खराब है, महंगाई आसमान को छू रही है, मुझे बताएगा अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन है। अपोजिशन ने इसीलिए रिक्वेजिशन किया कौमी असम्बली का इजलास, ताकि हम वहाँ पर ना सिर्फ एहतजाज करें बल्कि हुकूमत से जवाब तलबी करें और अपनी तजावीज़ भी दें। आपको याद होगा कि पहले ही इजलास में और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत को पेशकश की थी कि आइए हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं। उसके ऊपर असद उमर साहब ने उन्हें झटक दिया था कि आप जाइए स्टैंडिंग कमेटी में अपनी तजावीज़ दीजिए, हमें कोई ज़्यादा उनमें दिलचस्पी नहीं है। तो इसी तरह अभी आप वज़ीर आज़म साहब को भी देख लीजिए कि वज़ीर आज़म साहब तो अपोजिशन के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं। जब भारत ने मुसल्लह जारियत हम पर की, जब तमाम मुल्क की क़यादत इकट्ठी हुई, आर्मी चीफ वहां पर ब्रीफिंग के लिए मौजूद थे। बहुत माज़रत के साथ एहसन इकबाल साहब, मैं आपको काट रही हूं। आपने कहा कि ऑपोजिशन के वजूद को मानने से वो इनकारी है, लेकिन ऑपोजिशन को भी तो अपना वजूद साबित करना पड़ेगा ना। हम देख रहे हैं कि मियां साहब भी खामोश है, मरीम नवाज साहिबा भी खामोश है, आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त हमें बैकफुट पर थोड़ी नजर आ रही है, इसकी क्या वजूहत? देखिए, ऑपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में हैं।
ہم اس طرح کی طرز سیاست پہ یقین نہیں رکھتے جس طرح کہ تحریک انصاف نے کیا تھا، دھرنے دیے تھے، سڑکوں پر آ کے ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن کی تھی. اگر آج ہم سڑکوں کے اوپر مظاہرے شروع کر دیں تو یہ ڈوبتی ہوئی اکانومی اور زیادہ ڈوب جائے گی. ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے، لیکن ہم پارلیمنٹ کے اندر بھرپور اپنی موجودگی کا احساس بھی کرواتے ہیں، حکومت کا محاسبہ بھی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت نے قومی اسمبلی کے اجلاسوں سے بھاگنا شروع کر دیا ہے. یہ اجلاس کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، یہ اس کو بلانے کے اندر تاخیر کر دیتے ہیں. لہٰذا اب یہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو بھی غیر مؤثر کر رہے ہیں اور اس سے گھبراتے ہیں کہ کم سے کم اجلاس ہو. صحیح. اچھا ایک شارٹ میں سنوانا چاہیے تھے حسن اقبال صاحب. مراد سعید اور آپ جو ہیں وہ کافی خبروں میں آج تھے. مراد سعید صاحب نے ایک کوئی بیان دیا ہے، اس پر میں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گی. پہلے میں چاہوں گی کہ آپ وہ شارٹ چلوا دیں. اقبال صاحب، آپ نے کہا تھا کہ میں مراد سعید کو نوٹس بھیج رہا ہوں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بھول جاؤ گے، میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا. تو 2 ہفتے پورے ہو چکے ہیں. میں صرف یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قوم کے سامنے کہ پھر چلے سپریم کورٹ. سوال کے جواب تو آپ نے آج تک نہیں دیے. جاوید ساجی کے کردار کا میں نے پوچھا تھا، میں نے 50 بلین سے زیادہ جو پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچا اس کا پوچھا تھا. میں نے پوچھا تھا کہ منسٹر فار کمیونیکیشن کے اوپر آپ نے سگنیچر کس طرح کیا. جس پروجیکٹ 2015 میں اس کی بڈنگ ہونی تھی، 2013 میں آپ اس کا MOU کیسے کر سکتے ہو، اور اس کے اندر تمام میٹنگز، تمام منٹس، تمام ڈاکومنٹس، کس طرح کا پروجیکٹ تھا، کتنے تک آپ لے کے گئے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھول جاؤ گے، میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا. میں روز آپ کو یاد دلاتا رہوں گا، اور کل ہو سکے تو سپریم کورٹ چلے، میں بھی تیار ہوں. ڈاکومنٹ سارے میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، بسم اللہ کیجیے. جی حسن اقبال صاحب، بھولے تو نہیں تھے آپ، اور کیا کل سپریم کورٹ جانے کا ارادہ ہے جیسے کہ انوائٹ کیا ہے آپ کو مراد سعید نے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وقت جو سامنا ہے وہ انڈر 11 سے ہے. یہ مراد سعید نہیں بول رہا، یہ عمران خان بول رہا ہے. مراد سعید کے اندر عمران خان بول رہا ہے. عمران خان نے پہلے دن سے سی پیک کو قبول نہیں کیا، اور یہ سی پیک منصوبوں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، حکومت ہم تو نہیں ہے، یہ تو اس طرح بول رہے ہیں کہ جیسے یہ اپوزیشن کے اندر ہے. بھئی حکومت آپ کے پاس ہے، حکومت کی ساری مشینری آپ کے پاس ہے، ڈاکومنٹ سارے آپ کے پاس ہیں. اگر کہیں بے قاعدگی ہوئی ہے تو اس کی تفتیش کرائیے، اس کا جرم ثابت کیجئے. کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ روز آپ پریس کے اوپر آ کے ایک چین کو بدنام کرنے کے لیے، سی پیک کو بدنام کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. حکومت آپ ہیں، ریکارڈ آپ کے پاس ہے. اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو اس کا جا کے آپ شکایت درج کیجئے. اصل بات یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ صرف پگڑی اچھالنا ہے. یہ ان قومی منصوبوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، متنازع کرنا چاہتے ہیں. ہم اس بارے میں ذمہ دار اس لیے ہیں کہ پاکستان اور چین نے ان دونوں منصوبوں کو دونوں نے مل کر نگرانی بھی کی اور شفاف بھی بنایا، نہ صرف اسے بلکہ سی پیک کے تمام منصوبوں کو. ٹھیک ہے حسن اقبال صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا کہ یہ بدنام کرتے ہیں چین کو اور یہ متنازع بناتے ہیں. چین کو بھی الزام دے رہے ہیں جی کہ بالکل، چین بھی خدا نخواستہ اس کرپشن میں ملوث تھا. پھر ٹھیک ہے، لیکن سوال کا جواب نہیں آیا نا حسن اقبال صاحب. کرانا چاہتے ہیں آپ سی پیک کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف اپنی سیاست اور دکان چمکانے کے لیے اس نے عمران خان کے سامنے نمبر ٹانگنے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر عمران خان کی روح بولتی ہے. مجھے زیادہ تفصیل کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ ایک مینڈیٹ ہے کہ اپوزیشن کی پگڑی اچھالو، اپوزیشن کے اوپر کیچڑ اچھالو، تاکہ ہم اپنا کرپشن کا رو کے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکیں. بھئی آپ مہنگائی کو کنٹرول کرو. آپ سے کوئی ترقیاتی منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا. آپ نے ملک کا ترقیاتی بجٹ کا تہس نہس کر دیا ہے. آپ نے پاکستان کی معیشت کو دلدل میں دھنسا دیا ہے. ہمارے مقابلے میں دگنے قرضے لے رہے ہیں، لیکن ایک اینٹ نہیں لگائی. ہم نے تو الحمدللہ 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی، 1750 کلومیٹر موٹر ویز بنائی. آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم سے دگنے قرضے لے رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں کس جگہ کوئی ایک اینٹ لگائی ہے؟ پشاور کے اندر جو میٹرو کا منصوبہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک جگ ہنسائی بن گیا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا حسن اقبال صاحب، یہ بتا دیجئے کہ آپ سپریم کورٹ پھر جا رہے ہیں؟ حسن اقبال صاحب حسن اقبال صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مراد سعید صاحب جو ہیں
उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट मैं कल जाने के लिए तैयार हूं और आप भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपने कहा है ये अब आप तो भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। सारा दिन आज इस हवाले से काफ़ी खबरें जो हैं वो गर्दिश करती रहीं, क्योंकि मुराद सईद ने ये एक पैगाम जिस तरह कि हमने आपको सुनाया रिकॉर्ड करके एहसन इकबाल साहब के लिए भिजवाया, लेकिन एहसन इकबाल साहब से हमने दोबारा बात की, लेकिन उन्होंने कोई सही और सीधा जवाब ऐसा जिस तरह से नहीं दिया कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रही, ऑफर उन्होंने कबूल किया। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि मुराद सईद ने कहा क्या है। एहसन इकबाल साहब, आपने कहा था कि मैं मुराद सईद को नोटिस भेज रहा हूँ, और मैंने आपको कहा था कि आप भूल जाओगे, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। तो 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कौम के सामने कि फिर चले सुप्रीम कोर्ट। सवाल के जवाब तो आपने आज तक नहीं दिए। जावेद सादी के किरदार का मैंने पूछा था, मैंने 50 बिलियन से ज़्यादा जो पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुँचा उसका पूछा था। मैंने पूछा था कि मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन के ऊपर आपने सिग्नेचर किस तरह किया। जिस प्रोजेक्ट 2015 में उसकी बिडिंग होनी थी, 2013 में आप उसका MOU कैसे कर सकते हो, और उसके अंदर तमाम मीटिंग्स, तमाम मिनट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स, किस तरह का प्रोजेक्ट था, कितने तक आप लेके गए, ये सारी चीज़ें मौजूद है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप भूल जाओगे, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। मैं रोज़ आपको याद दिलाता रहूँगा, और कल हो सके तो सुप्रीम कोर्ट चले, मैं भी तैयार हूँ। डॉक्यूमेंट सारे मेरे सामने पड़े हुए हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये तो थे एलिगेशंस मुराद सईद के, और इस पर एहसन इकबाल साहब से जब हमने लिया उनका पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है जिसमें सी पैक के जो मंसूबे हैं उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन को जो है वो डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद साहब ने जो सवाल किया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसी का जवाब हमने जानने के लिए एक बार फिर से रब्ता किया एहसन इकबाल साहब से। एहसन इकबाल साहब, मुझे ये बताएगा कि बड़ा सीधा सा सवाल उन्होंने आपसे पूछा है कि आप कल सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप कल जा रहे हैं या नहीं? जी, मैं बिल्कुल उनके खिलाफ अदालती चाराजोई करूंगा, बुरे को बुरे के घर तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं, हुकूमत मैं नहीं हूं, हुकूमत वो है, PTI है। अगर PTI के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है और उनके बकौल बेज़ाब्तगी हुई है, तो उसका मुकदमा दायर करना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी है या हुकूमत की है? क्यों नहीं हुकूमत मुकदमा दायर करती कि ये बेज़ाब्तगी हुई है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से आके करते हैं। ये सिर्फ सी पैक को बदनाम करना चाहते हैं, सी पैक को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। भाई, अगर आपके पास सबूत है, आपके पास दस्तावेजात हैं, जाके मुकदमा दर्ज करें, उसका मुकाबला करेंगे हम। सही है, ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे और अदालत जरूर जाएंगे, सही? जी, मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत की मशीन सारी उनके पास है, रिकॉर्ड उनके पास है। जब वो कहते हैं कि इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी हुई है, तो क्यों नहीं इसका मुकदमा दर्ज कराते? क्यों नहीं इसका केस शुरू करते? वो ट्रायल करें। यानी आप जो है बॉल हुकूमत की कोर्ट में डाल रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल एहसन इकबाल साहब, मुझे ये बताएगा कि नवाज शरीफ साहब की सेहत अब कैसी है, क्योंकि अस्पताल में अभी शायद वो एडमिट नहीं हुए हैं। फवाद चौधरी ने भी इस पर सवाल उठा दिए थे, और अपोजिशन हुकूमत ऑब्वियसली इस हवाले से सवाल कर रही है क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स पर वो बाहर आए हैं। तो मुझे ये बताएगा कि कब तक वो एडमिट हो जाएंगे और अभी कैसी तबीयत है उनकी? देखिए, मेडिकल ग्राउंड्स पे एडमिट होने के नतीजे में ही आप देख रहे हैं कि रोज़ाना वो मेडिकल टेस्ट्स अंडरगो कर रहे हैं। और ड्यूरिंग कैप्टिविटी जब वो जेल में थे तो उनको प्रॉपर मेडिकल केयर डिनाई की जाती रही। और आपको सबको मालूम है किस तरह 5 मेडिकल बोर्ड बने, जो उनकी रिकमेंडेशंस थी, हुकूमत उसके ऊपर सियासत करती रही। हुकूमत को ज़्यादा दिलचस्पी ये थी कि सियासी बयानबाजी करे, जैसे कि इससे पहले वो कलसूम नवाज साहिबा की बीमारी पे करती रही। ये वो 3rd ग्रेड पॉलिटिक्स है जिसकी इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर बुनियाद रखी है। नवाज शरीफ साहब को रोज़ाना मेडिकल उनकी जो टेस्ट हैं उनसे गुजारा जा रहा है, और उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर तशखीस करेंगे कि उनका अगला मरहला इलाज का कैसे होगा। कुछ इब्तदाई रिकमेंडेशंस उनकी आई हैं, जैसे कि उनकी बेटी ने कहा है कि डॉक्टर्स ने उनको हार्ट में पेसर के भी रिकमेंडेशन की है। लेकिन उनका मसला कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि डॉक्टर्स उनकी हार्ट कंडीशन को जांचने के लिए उनकी एंजियोग्राफी करने से इसलिए हिचकिचा रहे हैं कि उनकी किडनीज भी बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, और खुदा ना खास्ता उससे जो डाई जाती है अंदर वो किडनीज पे भी असरअंदाज होती है। तो इसलिए डॉक्टर्स एक बहुत एहतियात के साथ उनको मैनेज कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है हमें BRT के हवाले से, क्योंकि BRT के हवाले से सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने कुछ खुशरुबा किस्म के इंकशाफात किए गए, उन तमाम बातों की तस्दीक की है जिनके हवाले से हम बात करते थे, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमेशा उस चीज़ को डिनाई करती रही है। शौकत यूसुफ साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मंसूबा पेशावर मेट्रो बस मंसूबा इस वक्त नाअहली और करप्शन की एक मिसाल बन चुका है। यह वो मंसूबा है जिसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत बाकी तमाम सूबों के लिए एक मिसाल करार दे रही थी। पेशावर मेट्रो मंसूबा, जिसे बस रैपिड ट्रांजिट BRT मंसूबा कहते हैं, मुकम्मल तौर पर ब्लंडर मंसूबा साबित हो चुका है। पहले भी हम बार बार इस मंसूबे के हवाले से हुकाम को तवज्जो दिलाते रहे, लेकिन अब तो सरकार खुद ही मान चुकी है और खुद सरकारी रिपोर्ट में एतराफ किया गया है कि यह मंसूबा जल्दबाजी में शुरू किया गया, नाकिस मंसूबा बंदी हुई इसमें, और काम करने के तरीकाकार में गफलत और बदइंतजामी हुई, और डिजाइनिंग के हवाले से करप्शन और नाअहली की एक तस्वीर बन चुका है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर एक तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सामने आई है। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट इंकशाफात से भरी हुई है। मंसूबे की तकमील के लिए ठेकेदार को कौमी खजाने से इजाफी रकम दी गई, कौमी खजाने को लुटाया गया। इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात करके वो तमाम बातें जो हम करते रहे, वो तमाम सवालात जिन पर तब्दीली सरकार मीडिया को ये कहती रही कि ये सिर्फ और सिर्फ इल्जामात हैं, अब इसी सरकार की इंस्पेक्शन टीम ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की नाक के नीचे अरबों रुपए के इस मंसूबे में घपले होते रहे। पहले ये मंसूबा जो 30 अरब में मुकम्मल होना था वो 48 अरब तक पहुंचाया गया, और फिर इसमें इजाफा करते हुए ये मंसूबा 68 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जबकि अब इस मंसूबे का हजम 1 खरब तक बताया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ ताखीर, बदइंतजामी और नाअहली का नतीजा है। कभी इमरान खान साहब लाहौर की मेट्रो बस पर खूब गरजते बरसते थे, लेकिन फिर उन्होंने लिया यू टर्न और पेशावर में एक सस्ती और कम वक्त में बेहतरीन मेट्रो बस चलाने का किया दावा। फिर इस मंसूबे को 6 महीने में मुकम्मल करने के दावे किए गए। बार बार अपनी इंतखाबी मुहिम में परवेज खटक यही कहते रहे कि पेशावर की आवाम सिर्फ 6 महीने तकलीफ उठा ले, ये मंसूबा 6 महीने में वो मुकम्मल करके दिखाएंगे। मैं पेशावर के लोगों को, सूबे के लोगों को कहता हूँ कि ये 5-6 महीने तकलीफ उठानी पड़ेगी, और उसमें मैं भी शामिल हूँगा, इस सड़क में मैं भी गुजरता हूँ। ये इमरान खान के प्रोग्राम है जो यहाँ पर आप चेंजेस देख रहे हैं, ये उनकी सोच है कि आप यहाँ तब्दीली और मेरिट देख रहे हैं। और इमरान खान के इस विजन का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये हाल किया है कि जल्दबाजी में ये मंसूबा अब नाअहली, बदइंतजामी और करप्शन की तस्वीर बन चुका है, जिसकी तकमील का अभी कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर मेट्रो बस का मंसूबा, जिसका ट्रैक 27 किलोमीटर पर मुहित है, इसे 29.65 अरब रुपए, जबकि रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस जिसमें 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, इसे 44.31 अरब रुपए, और मुल्तान मेट्रो बस के मंसूबे को 29 अरब रुपए में मुकम्मल किया गया था। जबकि पेशावर मेट्रो मंसूबा इन तीनों मेट्रो मंसूबों की लागत को मिला लें तो भी इससे महंगा हो चुका है। जबकि इन्हीं मेट्रो मंसूबों के खिलाफ एक वक्त था कि जब इमरान खान साहब बेहद सख्त जुबान इस्तेमाल किया करते थे। की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात पर सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए, इसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फर्क है।
इमरान खान के इन बयानात के बावजूद फिर पेशावर मेट्रो मंसूबा बनाया गया और बार बार तकमील की तारीखें दी गईं, लेकिन ताहाल ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। जबकि अब इसी मंसूबे की इंस्पेक्शन टीम ने 7 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ भी किया है, जबकि मंसूबा किसी भी फिजिबिलिटी के बगैर शुरू किया गया। यूँ लग रहा है कि अब BRT मंसूबे को स्टूडेंट्स के निसाब में शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें पता लग सके कि बुरी मंसूबाबंदी, बैड गवर्नेंस आखिर होती क्या है। बहरहाल इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पहले भी हमने एक दफ़ा शौकत यूसुफ ज़ई साहब को दावत दी थी और तब उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया था हर चीज़ को। उन्होंने कहा कि ना तो लागत बड़ी है, ना ही कोई बद इंतज़ामी है, सब बहुत अच्छा है। आज फिर से हमने उनको दावत दी है कि ये रिपोर्ट जो आई है ये आपकी हुकूमत ने ही मुरतब कराई है, तो आइए हमें ज़रा इसके हवाले से भी कुछ आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रिपोर्ट यकीनन आपके इल्म में भी होगी, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सूबाई इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि मंसूबा जल्दबाजी में शुरू हुआ, मंसूबा बंदी नाक़िस थी, डिज़ाइन बनाते हुए संगीन गलतियाँ हुई और कौमी ख़जाने को काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे अब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंस्पेक्शन टीम बनाई भी वज़ीर आला साहब ने थी, उनके हुक्म पे बनी थी ये, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंजीनियर्स वगैरह, ये तो हर जगह आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, आपको पता है 27 किलोमीटर, और उसमें ऊँच नीच मैंने पहले भी कहा था कि इसमें खामियां हो सकती हैं और टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं तो कोई इंजीनियर हूँ नहीं। उन्होंने जो खामियों का जिक्र किया है उस पर बिल्कुल देखा जा रहा है, उस पर अमल भी करेंगे, और क्योंकि उसमें जो हम वज़ीर आला भी यही चाहता है और आवाम भी यही चाहती है कि BRT का जो मंसूबा है वो जल्द मुकम्मल हो। उसकी मेन वजह ये कि ये है तो अवामी मंसूबा और इतनी बड़ी लागत जो है उस पर लग रही है, और वो मैं समझता हूँ कि तोहफ़ा है पेशावर के शहरियों के लिए कि 66.6 अरब रुपए पूरे प्रोजेक्ट पे, और जो 29 अरब है वो सिर्फ BRT पे लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट बड़ा है, इसमें ऊंच नीच मैंने पहले भी कहा था, खामियां हो सकती है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ उसमें जिक्र है कि उसमें जो जिसको चेंज किया गया है उस डिज़ाइन को, तो वो उसकी वजह से लेट हुआ है। तो वो जो डिज़ाइन चेंज हुआ है, 3 जगह डिज़ाइन चेंज हुआ है, वो तो किसी हमारे अपनी मर्ज़ी पे नहीं हुआ है, बल्कि वो मजबूरन हुआ है कि जब किला बाला हिसार की तरफ जब LRH के सामने BRT गुजर रही थी, वहाँ के लोग उठे, उन्होंने कहा जी हमारा कारोबार ख़राब होगा या जगह तंग है, ये हम नहीं छोड़ सकते, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये एक बार फिर से शौकत यूसुफ ज़ई साहब कॉस्ट की बात को डिनाई कर रहे हैं, हालांकि परवेज खटक साहब इस चीज़ को मान चुके हैं कि डिज़ाइन में खराबी की वजह से कॉस्ट बढ़ी है मंसूबे की। जहाँ तक कास्ट का ताल्लुक है, कास्ट BRT की नहीं बढ़ी है। तो परवेज खटक साहब फिर गलत कहते हैं? नहीं, मैं परवेज खटक साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। परवेज खटक साहब ये नहीं कह रहे हैं कि कास्ट बढ़ी, वो ये कहते हैं ना शौकत यूसुफ ज़ई साहब, डिजाइन में खराबी की वजह से कॉस्ट बढ़ गया है। डिजाइन में खराबी नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, डिजाइन में खराबी नहीं थी। और ये आप कहते हैं ना कि वो पहले पूछना चाहिए था, तो पहले जब सर्वे होती है ना, सर्वे होती है, सर्वे ठीक ठाक हुई, लेकिन जो लोकल लोग थे, आपको पता है मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, वो तो बहुत सारे ऐसे अपोजिशन के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि BRT का मंसूबा शुरू हो, क्योंकि इतना पैसा आज तक किसी ने हुकूमत ने नहीं दिया पेशावर को। तो वो उसमें रुकावटें डालते रहे। हमें पता है या तो लोगों के साथ लड़ना था, उन जबरदस्ती करनी थी, वो हमने नहीं की, हमने लोगों की बात मानी और जो रास्ता निकलना था हमने निकाला है। और परवेज खटक साहब ने इसीलिए उस वक्त कहा था कि मैं 6 महीने में बनाऊंगा। उनको पता था 6 महीने में नहीं बनता, लेकिन चूंकि लोगों को उकसाया जा रहा था, लोकल लोगों को कीजिए, देखें आपका कारोबार तबाह हो जाएगा, ये जब बनेगी तो उस पर 10 साल लगेंगे। उनको पता था 6 महीने में नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को कहा कि वो 6 महीने में बनेगी, ये तो गलत बयानी हुई ना। अच्छा चले मुझे ये बता दीजिए शौकत यूसुफ ज़ई साहब कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? मंसूबा जल्दबाजी में आप लोगों ने शुरू किया, उसके बाद फिर अब इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी हुआ है कि जो ठेकेदार है उसको आप लोगों ने इजाफी पैसे दिए कि इस मंसूबे को जल्दी खत्म करें। क्या कोशिश कर रहे थे आप? क्या मीट करने की कोशिश कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीड है, जो वो 6-8 महीने का कहते थे और वो मंसूबा मुकम्मल कर लेते थे, उसमें उस स्पीड को मीट करने की कोशिश कर रहे थे आप? वो कम से कम जो प्रोजेक्ट ये है ना, तो वो तो उसको कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि 27 किलोमीटर ये भी है, 27 किलोमीटर लाहौर BRT भी है। वो अब 6-7 साल पहले बनी है, ये 6-7 साल बाद में बन रही है। उसकी लागत देखें 31 अरब तो वो खुद क्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहते हैं 40 अरब है। चलो 31 अरब हम मान लेते हैं। हमारी BRT जो है 29 अरब की, ये 3rd जनरेशन है, इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उसमें कम फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि इसको क्रिटिसिज्म किस चीज़ की हो रही है। ये उससे कम लागत पे बन रही है, और वो कितने महीने में बना, ये कितने महीने, आप कंपैरिजन कर लें। उसमें एक पुल भी नहीं है, एक अंडरपास नहीं है। यहाँ पे 13 किलोमीटर पुल है,
13 किलोमीटर ब्रिज है, कई अंडर पासेज है। ये इस तरह नहीं हो सकता है कि हम कहें कि जी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वर्क है, काम ज्यादा था, टाइम शौकत साहब होता पता क्या है, ये सारी बातें आपकी ठीक होंगी कि वहां पर ये और यहाँ पर ये, लेकिन आपसे जो सवाल किया जाता है वो आप लोगों के दावों की वजह से किया जाता है। आप लोगों ने कहा था 6 महीने में बना देंगे, इसलिए हम ये सवाल आपसे कर रहे हैं। आपको पहले भी तो पता होगा ना कि 13 किलोमीटर का ये जो ब्रिज की आप हमेशा बात करते हैं, वो ब्रिज बनना है और वो इतनी जल्दी नहीं बन सकता। ये ड्यूरेशन जो आप दे रहे हैं वो गलत है, वो ठीक नहीं है। देखिए उस वक्त चूंकि इस प्रोजेक्ट को शुरू करना था और लोग जो है ना उनको उकसाया जा रहा था, मैंने आपसे कहा उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी। तो वो देखिए ये एक हिकमत अमली थी, लोगों को उकसाया जा रहा था, इसलिए आपने पेशावर की आवाम के साथ गलत बयानी की। आगे जाए कोई गलत बयानी नहीं है, उनको बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है। अच्छा, तो क्या आप ये नहीं मानते कि इसके इफ्तिताह की जो तारीख है उसको तकरीबन 6 बार आप लोगों ने तब्दील किया है? यार चलो मेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है, बीआरटी अभी बन चुकी है, अब मैं क्या कहूँ, अब मैं मानूं या ना मानूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो बीआरटी बन गई है ना, सिविल वर्क्स कंप्लीट है, इंशाल्लाह जल्दी हम खोल देंगे। यूसुफ ज़ई साहब, फीडर बसें आपके पास है नहीं, जिस वक्त आप इफ्तिताह करने जा रहे थे 220 बीआरटी की बसें भी आपके पास मौजूद नहीं थी, फिर भी आप कह रहे हैं कि बन गई है ना। आपने कहा बन गई, तो क्या बन गई? चैनल को मैं बता चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, वो बातें तो पुरानी हो गई ना, कोई नई बात है तो मुझे बताएं, मैं आपको जवाब दूँ। ये तो 10 दफा आ चुका है कि जी बसें कम है हमारे पास, जाहिर है कम थी, अभी 50 पूरी हो रही है। तो ये तो उस वक्त भी मैंने बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उस पर प्रेस हम खुद जारी कर चुके हैं। कोई नई बात है तो मुझे बताएं। तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि बन गई, जब चीजें ही पूरी नहीं थी तो फिर आप किस तरह से दावा कर सकते हैं कि बन गई? चलो नहीं कहता हूँ, अच्छा बताएं, और बताएं, बात बताएं ना। अच्छा मेरे कहने ना कहने से आपके कहने में किसका फर्क पड़ता है? वो स्ट्रक्चर बना है, वो स्ट्रक्चर बन चुका है, आपके चैनल ने दिखा चुका है, आपका चैनल पूरा आ गया था वहाँ पे, पूरा दिन नहीं तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, फिर मान लीजिएगा ना कि 23 मार्च की जो डेडलाइन आपने 6ठी बार दी थी, वो एक बार फिर से आप मीट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। अब और आगे जाए ना, ये कोई बात तो नहीं हुई ना, वो तो हो गया। 23 मार्च का जो किस्सा था वो खत्म हो गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, आपके सारे चैनल। आप क्या बताना क्या चाहती हैं कौम को, मुझे ये बताएं ना। मैं बताना ये चाहती हूँ कौम को, इन्फॉर्मेशन ये है कि मंसूबा जल्दबाजी में शुरू हुआ, मंसूबा बंदी नाकस थी, डिजाइन बनाने में संगीन गलतियां हुई, कौमी खजाने पर बोझ पड़ा, ये बताना चाह रही हूँ मैं। चलो ठीक है ना, मेरी बात सुने, अगर जल्दबाजी में भी शुरू हुआ है तो शुरू तो हो चुका है ना। नहीं तो अगर आप करप्शन नहीं मान रहे, ठीक है, तो चले नाअहली ही मान लीजिए। नहीं, आपके कहने ना कहने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि नाअहली किस चीज की, आप मुझे बताएं ना, किस चीज की नाअहली? आप टाइम पर मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सके, मंसूबा की डिजाइन बार-बार तब्दील नहीं बताए ना, आप बताएं किस चीज की नाअहली है? नहीं, आप टीवी चैनल पे बैठ के आपके मुंह में जो आता है वो कहेंगी। नहीं, किस चीज की नाअहली आप मुझे बताएं ना, मैं कोई इंजीनियर हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कहते हैं नाअहली। नहीं, आप पुराने सवाल पूछ रहे हैं ना, नए कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं उसका जवाब दे दूँ। ये आपका चैनल कई दफा आ चुके हैं, मैं वहाँ उनके साथ फिरा हूँ, पूरे बीआरटी पे फिरा हूँ, उनको इंटरव्यू दिए हैं, वो खुद मान चुके हैं। और अगर नहीं आप मानती है तो मैं आपको जरा वो क्लिप भिजवा देता हूँ आपके चैनल का, जिसने अप्रिशिएट किया वहाँ उस नहीं फैक्ट तो आप क्या बता, आप क्या पूछना चाहती है? वो तो हो चुका है ना, आप कहते हैं डिले हुआ, डिले हो चुका है। आप मुझे बताएं आगे क्या बात करनी चाहिए आप? मैं जो भी पूछना चाह रही शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप उसमें से किसी भी चीज का जवाब मुझे नहीं देना चाह रहे। अभी तो मैं आपसे सिर्फ इंस्पेक्शन टीम ने जो रिपोर्ट दी है, जो आपके जो वज़ीर आला ने तैयार करवाई है, उसके बारे में सवाल कर रही हूँ। रिपोर्ट आई है, बिल्कुल हम उसमें देख रहे हैं, जो भी चीज उसके अंदर होगी उन्होंने तजावीज़ भी दी है, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बीआरटी मुकम्मल हो ताकि लोगों को फायदा हो। ये इसको कंफ्यूज किया जा रहा है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को चंद लोग अपने जाती मफाद के लिए उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादती है उन अवाम के लिए जिन पे पैसा लग रहा है, ये अवाम का पैसा अवाम पे लग रहा है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो किसी तौर ये नहीं मान रहे थे कि ये मंसूबा जो है वो एक नाकाम तरीन मंसूबा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का नाकाम तरीन मंसूबा है। 6ठी बार ये तारीख दी गई थी 23 मार्च की, लेकिन उस डेडलाइन को भी मीट नहीं किया गया। यही वजह थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो थे, उन्होंने कहा कि उनको इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस तमाम जो बीआरटी की है, और उसकी इंस्पेक्शन टीम ने वो आज रिपोर्ट सबमिट की है। और आपको जो हमने चीज़ें बताई वो यही है कि मंसूबा बंदी जो है वो नाक़िस थी,
यानी कोई प्लान मौजूद नहीं था। मंसूबा जल्दबाजी में शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा जल्दी थी मंसूबा शुरू करने की। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसके पीछे परवेज़ खटक साहब को आते हुए इलेक्शन नज़र आ रहे होंगे और दोबारा वहाँ से जीतने की ख्वाहिश भी यकीनन दिल में होंगी और उनको लगा होगा कि शायद जितनी तेज़ी से शहबाज शरीफ साहब ये मंसूबे मुकम्मल किया करते थे वो बस ऐसे ही कर लिया करते थे, तो हम भी शायद ये मंसूबा जो है ऐसे ही मुकम्मल कर लेंगे। इसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ठेकेदार साहब को अलग से रकम भी दी गई थी, बल्कि ये यही नहीं, गैर मुल्की कंसल्टेंट कंपनी की खिदमत भी ली गई थी डिज़ाइन के लिए और एक तकरीबन 1.5 अरब जो है वो दिया गया था उस कंसल्टेंट कंपनी को। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, पीटीआई की यहाँ पर भी बात नहीं बनी और वो भी चीज़ें नाकाम हुई। बिल्कुल नाकस किस्म का जो है वो डिज़ाइन था जिसको बार बार तब्दील किया जाता। जब बारिश होती थी तो वहाँ पर जो स्टेशन थे वो पानी से भर जाते थे और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर स्टेशन बनाए गए थे उसके हवाले से ये इतलात हमें मौसूल हुई और हमारी जो टीम जिसके हवाले से शौकत यूसुफजई साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा कि जहाँ पर स्टेशन बनाए गए थे वहाँ पर सड़कें छोटी बनाई गई थी और जब भी सड़क कंप्लीट होने के बाद, वो स्टेशन कंप्लीट होने के बाद एकदम से फिर ख्याल आता है वहाँ पर जो टीम मौजूद होती है, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत होती है कि वो ये तो सड़कें छोटी बन गई हैं। फिर से हम देखते हैं कि एक तोड़ फोड़ का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जाता है। फिर जैसा कि शौकत यूसुफजई साहब ने भी कहा कि हाँ वहाँ पर कारोबारी कुछ लोग थे और उन्होंने इतराज़ किया था कि इस तरह से तो हमारा कारोबार ख़राब हो जाएगा अगर यहाँ से बीआरटी गुजरेगी। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि उनकी बात भी मानी और उनकी बात मानते हुए उन्होंने फिर से एक तोड़फोड़ का जो सिलसिला है वो शुरू किया है। बहरहाल हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये 67 अरब 80 करोड़ तक बात जा पहुंची है और बहुत सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो ये दावा कर रही हैं कि मंसूबा यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये मंसूबा 100 अरब तक जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त आज यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इतना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।